सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स डिस्कशन। ठीक है ना। हम लोग आज 6 मार्च 2024, आज 6 मार्च है, तो आज 6 मार्च का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे और जो आपका इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है उसका एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ से हम स्टार्ट करेंगे। सीएम हैंड्स ओवर 219 करोड़ चेक्स एज लैंड कंपनसेशन फॉर नीपकोस 700 मेगावाट टाटो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए सर, तो इसमें सीएम साहब ने चेक वगैरह दिया। दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिए यहाँ पर क्या जानना जरूरी है कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगने जा रहा है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, लोकेशन पे बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका लोकेशन और दूसरा सियोम रिवर के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन टाटो तातो एक्चुअली हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो मैं उसके लिए पहले अपोलोजाइज कर देता हूँ। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज होने में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। तो आई थिंक इसको तातो पढ़ते होंगे। आपको अगर कुछ और पता है तो उसको बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन है ना। और ये आपका जो रिवर है, तो रिवर का नाम ध्यान रखना, ये किस रिवर पे प्रोजेक्ट बन रहा है, सियोम रिवर पे बन रहा है। ठीक है, तो नीपको का जो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बन रहा है, सियोम रिवर पे बन रहा है। तो ये दो पॉइंट्स मेरे को आपको बताने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे लोकेशन पूछ सकता है या वो रिवर पूछ सकता है कि किस रिवर पे वो प्रोजेक्ट आपका लग रहा है। ठीक है ना। चलिए सर, तो ये हो गई पहली न्यूज। क्योंकि देखो हो सकता है डायरेक्ट न्यूज आपके रेलिवेंट ना हो, लेकिन उस न्यूज में लिखा कोई फैक्ट आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो। इसी को एनालिसिस कहते हैं ना। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा अरुणाचल टाइम्स के एनालिसिस, यानी अरुणाचल टाइम्स को हम किस तरह से, उसकी न्यूज को किस तरह से अपने एग्जाम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इस आर्टिकल में जो ये इतना मैंने पोर्शन हाईलाइट कर रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक कम्युनिटी दी गई है ना। व्हाट्सएप एक कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। आप वहां से व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपको क्या कहते हैं डायरेक्ट वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो भी इसका पीडीएफ होगा वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आउटरीच बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेल्ड। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कि आंसर राइटिंग में। ठीक है ना। देखो जो ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट चल रहा है, इसको हम दोनों एग्जाम जैसे एपीएसएसबी हो गया और एपीपीएससी हो गया, एपीपीएससी में जो आंसर राइटिंग होता है उसके लिहाज से भी इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए मैं इसमें एडिटोरियल भी एड ऑन कर रहा हूं ताकि जो आपका मेंस आंसर राइटिंग है उसमें आपको इससे हेल्प मिल सके। तो देखो आंसर राइटिंग में आप इसको हेल्प ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, कल एक न्यूज आई थी, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को कैसे प्रमोट करें और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके रिलेटेड। तो उसी पार्ट में आप इसको भी एड ऑन कर सकते हो कि अपना लोकल लैंग्वेज को या अपना मदर टंग को हम लोग अरुणाचल में कैसे प्रमोट करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। ठीक है ना। इसमें आपका जो अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज है और आरजीयू का हिस्सा है, वो मतलब आरजीयू का एक डिपार्टमेंट है, अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, और रिवाज सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस आरसीएमएल, और एक टीएचसीपीएफ है ना, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव पीरामल फाउंडेशन। ठीक है ना। तो एक तरफ से इधर आरजीयू है ना, आरसीएमएल है, और तीसरा कौन है आपका, टीएचसीपीएफ। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिलके क्या कर रही हैं, उन्होंने एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम आउटरीच प्रोग्राम रखा फॉर प्रमोशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ मदर लैंग्वेज एट नियरिंग विलेज इन त्यूतिंग सर्किल ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। तो यानी आप इस तरह से न्यूज में मेंशन कर सकते हो, अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए हम इस तरह के बुक डिस्ट्रीब्यूशन और आउटरीच प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आपकी, एक इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम आपका आरजीयू ने ऑर्गेनाइज किया था, तो इस तरह का काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है। बुक का टाइटल क्या है, डिक्शनरी एंड ग्रामर ऑफ आशिंग। ठीक है ना। मोरिबुन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑथर्ड बाय मैचेक संपर आवान, कलिंग दाबी, एस सिमोन जोन, तामे राम्या, कोम्बोंग दारंग एंड ताइलांग नाम्पी। ठीक है ना। तो बुक का नाम ध्यान रखिएगा सर, पूछ सकता है ना, बुक का नाम पूछ सकता है
कि ये बुक बताओ इसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो इतने सारे ऑथर्स हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना। अमंग द नेटिव स्पीकर्स ऑफ द आशिंग, आशिंग मतलब ब्रैकेट में लिखा है आदि लैंग्वेज। ठीक है ना। पब्लिशर का नाम जनरली नहीं पूछता है, सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द AITS आरजीयू, मतलब आरजीयू के अंडर एक सेंटर है, उसका ये पब्लिकेशन है। ठीक है, तो यानी यहां से हमें दो चीजें जानने को मिल रही हैं। एक तो कभी आंसर राइटिंग में बोलता है कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि आरजीयू और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक बुक आउटरीच प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें उन्होंने अपनी मदर टंग लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक है ना। दूसरा, ये जो बुक है, बुक के ऑथर्स के नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि सर अरुणाचल करंट अफेयर्स में जो ऐसे क्वेश्चन रैंडमली लगता था कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, वो अब आपको कुछ शायद फील हो रहा होगा कि हम इस तरह से न्यूज को कवर करके, न्यूज को एनालाइज करके ये वाला पार्ट अपना मजबूत कर सकते हैं और जीके में और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और वही हमारा पार्ट है, वही हमारा पर्पस है कि आप जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सको। आज बहुत ज्यादा खास न्यूज नहीं आई थी। ठीक है ना। एडिटोरियल आपका ये नो मोर इम्यूनिटी से रिलेटेड है। एडिटोरियल भी मतलब एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स नहीं थे। कई सारे पॉइंट्स मैंने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि फालतू में आप उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते। ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा। तो ये आपका जो एडिटोरियल है ये APPSC CCE के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एडिटोरियल है ये आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है, APPSC CCE के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है ऑब्वियसली हम उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है किसके बारे में, तो देखो सर ये एडिटोरियल का पर्पस है कि अभी ऐसा बोला गया था, कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसे भी कल हमने न्यूज में डिस्कस किया था। आई थिंक लास्ट न्यूज वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जैसे पहले जो पार्लियामेंट्रियंस है या जो आपका असेंबली के मेंबर्स है उनको क्या मिला था, इम्यूनिटी मिला था कि वो जो चाहें अपनी असेंबली या पार्लियामेंट सेशन में बोल सकते हैं, उस उनके कहे हुए चीजों पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट, है ना, उनके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। तो वो इंडिपेंडेंट थे, जिसको चाहे वोट करें, जिसको चाहे आपका कुछ भी बोले, तो प्रोसिक्यूशन का उन्हें खतरा नहीं था, उससे उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई थी। लेकिन हाल फिलहाल में कई सालों में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, है ना, जिसमें ऐसा देखा गया है कि कुछ पार्टी मेंबर्स ने करप्शन करा, किसी से पैसा लिया, पैसा लेके किसी और पार्टी को वोट दिया। ठीक है ना, इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिली, या ये कह लो उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, पैसा लेके उन्होंने अपना जो वोट है वो बेच दिया, या अपनी जो स्पीच है उसे बेच दिया। ठीक है, इस तरह के इवेंट्स देखने को मिले। तो एक नरसिम्हा राव केस आया था 1998 में, उसमें सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, भले ही उन्होंने करप्शन किया हो, भले ही उन्होंने पैसा लेके किसी को वोट दिया हो या पैसा लेके किसी को कोई स्पीच दिया हो पार्लियामेंट में, इस बिहाफ पे उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं करा जा सकता। तो इससे जो पार्लियामेंट्रियंस है और जो असेंबली मेंबर्स, उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, उन्हें लगता है अब तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अभी रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1998 का वर्डिक्ट था उसको पलट दिया है, उसे ओवर रूल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा कोई इवेंट निकल के आता है जहां पर ब्राइब का केस है कि पार्लियामेंट्रियन या असेंबली मेंबर ने पैसा लिया है और पैसा लेकर किसी को वोट दिया है, या फिर पैसा लेकर उन्होंने कोई स्पीच दी है, कि कोई करप्शन का केस आता है, तो उसमें उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो उसी चीज की तारीफ करते हुए ये एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने स्टार्ट ही इस लाइन से किया है, जन सेवक और स्वयं सेवक, यानी जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो जनता के सेवक है, पीपल सर्वेंट है, या फिर अपने खुद के सेवक है, सेल्फ सर्वेंट है। ठीक है, उनको उन्होंने नाम दिया है राइट ऑनरेबल्स। ठीक है ना, तो नेताओं को उन्होंने एक नाम दिया राइट ऑनरेबल्स, एक जनरल टर्म है। ठीक है ना, नेताओं के लिए यूज होता है।
तो उन्होंने एक मुहावरा भी यूज किया, वेयर गोल्ड स्पीक्स देयर टंग्स आर साइलेंट। देखो एडिटोरियल पढ़ने का एक फायदा आपका ये भी होता है, आपका वोकैबलरी भी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको आपको मीनिंग नहीं पता होते, तो वो मीनिंग आप आइडेंटिफाई करके अपना वोकैब भी स्ट्रांग कर लेते हो, है ना। इस तरह के जैसे इडियम्स आ जाते हैं, वेयर गोल्ड स्पीक देयर टंग्स आर साइलेंट। इसका मतलब ये है कि जहां पर पैसा बोलता है, गोल्ड मतलब पैसा, वहां पर लोग चुप हो जाते हैं, यानी पैसे में इतनी ताकत है वो लोगों को चुप करा देता है। तो ये यहाँ पर ये मुहावरा कह रहा है। पॉलिटिक्स एक हाईली लुक्रेटिव बिजनेस है, वहां पर उनको अपनी खुद की एबिलिटी पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यानी उनको बहुत एफिशिएंट, बहुत हार्ड वर्किंग होने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो लोगों को धोखा दे सके, टू कॉन द पब्लिक दैट यू आर देयर अल्टीमेट मसीहा। यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनमें कोई एबिलिटी नहीं होना चाहिए, एक एबिलिटी होती है कि वो लोगों को ये भरोसा दिला देते हैं कि तुम्हारा जो भला है सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, और उस बदले पे वो लोग वोट ले जाते हैं, ठीक है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इसी तरह की आपका और फिर वो अमीर लोगों को फायदा पहुंचाते हैं अपने, जो उनको फंड करते हैं, तो इस तरह की बातें ऑथर ने की है, ठीक है सर। जो वो चलो ऑथर का व्यू पॉइंट है, ऑथर ने अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन इन सारी चीजों में हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो यहाँ लिखा है। अभी एक यूनानिमस लैंडमार्क जजमेंट आई थी, 7 जज बेंच, ठीक है ना, 7 जजेस थे, ठीक है ना। देखो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर आता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, और उसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस होते हैं, या तो 1 या आपका 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, 11 होगा, या 13 होगा। तो ये 7 जज बेंच थी, ठीक है। अगर इस रूलिंग को चैलेंज करना है तो अब इसको 9 जज बेंच ही सुनेगी, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखते। तो ये 7 जज बेंच थी, और उन्होंने यूनानिमसली मतलब 7 के 7 जजेस इस जजमेंट से एग्री कर रहे थे। एक्चुअली जो सारे जजेस होते हैं सब अपनी अपनी राय रखते हैं ना, सब इंडिविजुअल अपनी अपनी राय रखते हैं, तो जिसकी राय या जिसकी जजमेंट मेजॉरिटी में होती है उसका वो फैसला फाइनल सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। तो यहाँ पर 7 के 7 जजेस इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी इसको कह रहे हैं यूनानिमसली उन्होंने ब्रूटली टॉर्न असंडर मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया द पॉलिटिकल फैकेट, यानी जो पॉलिटिक्स का मुखौटा था, जो वो जिस मुखौटे के पीछे बचे हुए थे, इम्यूनिटी, जिस इम्यूनिटी के पीछे वो बचे हुए थे, उसको टुकड़ों टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, ठीक है ना। उन्होंने अपनी 1998 के 5 बेंच रूलिंग को भी पलट दिया। देखो अब देखो ये 5, पिछली बार ये जो मुद्दा था वो 5 जज बेंच ने सुना, अब इसको जब चैलेंज किया गया तो किसने सुना, 7 जज बेंच ने, फिर इसको चैलेंज किया जाएगा तो सुनेगी 9 जज बेंच, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो 5 जज बेंच की जो रूलिंग थी, जिसने लेजिस्लेटर्स को क्या दे रखी थी, इम्यूनिटी दे रखी थी कि नहीं भैया वो करप्शन भी करें फिर भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, फ्रॉम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू मेक अ स्पीच और कास्ट अ वोट इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। तो वो पैसा लेके अगर अपना वोट देते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में, या फिर वो किसी भी तरह से आपका कोई स्पीच देते हैं करप्शन करके, तो उनको इम्यूनिटी पहले मिली हुई थी, बट आपकी जो जजमेंट है उसने इस चीज को क्या करा, पलट दिया। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है वी डिसएग्री विद द मेजॉरिटी जजमेंट इन द नरसिम्हा राव केस। जो नरसिम्हा राव केस ये 1998 वाला था, इसकी जजमेंट को वो डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने कह दिया taking a bribe is an independent crime and has no link with the parliamentary privileges। यानी अगर आपने रिश्वत ली है तो ये एक क्राइम है, इसका जो पार्लियामेंट से आपको प्रिविलेजेस मिली हुई है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो पार्लियामेंट्रियंस को दी जाती है, जैसे इम्यूनिटी दी जाती है कि आप कुछ भी बोलो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ठीक है ना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो करप्शन करते हैं तो करप्शन इज ए क्राइम, तो ये करप्शन करके अगर वो किसी को वोट कास्ट करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं लगेगा, उस पर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। एंड व्हाट अ लॉ मेकर डज सेज और डज इनसाइड पार्लियामेंट और असेंबली हैज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विल नॉट शील्ड देम, ठीक है ना। तो यही वाली बात कह रहे हैं। और ये भी बोला है करप्शन एंड ब्राइबरी इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एस्पिरेशंस एंड डेलिबरेटिव आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, करप्शन उसको ब्रेक करता है। एंड
creates a polity which deprives citizens of a responsive and representative democracy। यानी अगर करप्शन होता है तो उस करप्शन से जो राजनीति होती है, जो पॉलिटी होती है, वो आम जनता के लिए ठीक नहीं है। आम जनता को कैसी डेमोक्रेसी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। यानी जहां पर जो नेता हो वो रिस्पॉन्सिबल हो कि उसने गरीबी हटाने के लिए कितना काम किया, उसके लिए वो अकाउंटेबल हो। अगर उसने काम नहीं किया है तो उसको अगली साल वोट देके क्या कहते हैं चेंज कर दो, या फिर अगर काम नहीं किया है, करप्शन किया है, तो उसके ऊपर केस होना चाहिए। एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी आपको अगर कोई परेशानी है तो ऐसा ना हो कि आपका नेता घर में बगल में सो रहा है, वो नेता रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपकी परेशानी को सुनने वाला होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी ऐसा नेता जो आपकी बात को सुने और आपकी बात को रिप्रेजेंट करे। मान लो आप किसी एक लोकल एरिया से आते हो, आपका जो नेता है वो स्टेट असेंबली में बैठता है, तो वो आपके लोकल मुद्दे वहां तक लेके जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमें 3R डेमोक्रेसी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और करप्शन से इसको चोट पहुंचती है। ये देखो, अब ये कुछ वर्डिंग्स होती है जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कि हमें कैसी डेमोक्रेसी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, तो ये जो जितना भी मैंने रेड मार्क किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इनको अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एपीपीसीएस मेंस देने का आपका मन है, तो इनको जरूर एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, आर्टिकल 105 और 194 को वो क्या कर रहे हैं? डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ये 105 और 194 क्या है? ये 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इम्यूनिटी देते हैं, और 194 ये किसको देते हैं? एमएलए को इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आर्टिकल्स पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई ये दो आर्टिकल्स की वजह से हम उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ये दोनों आर्टिकल्स हैं लेकिन स्टिल आप उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकते हो। तो जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको जो इम्यूनिटी मिली है वो किस आर्टिकल में मिली है? 105। स्टेट असेंबली मेंबर्स को इम्यूनिटी किस आर्टिकल में मिली है? 194। तो ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, उसके अलावा देखो उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर लेजिस्लेचर ब्राइब और वोट एक्सेप्ट कर सकता है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, और एक लॉ मेकर जो बिना ब्राइब लिए इंडिपेंडेंटली वोट कर रहा है उससे आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो। ये भी एक तरीके की आयरनी है। चलो वो छोड़ो। अब इसके बाद उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है, ठीक है ना। जैसे अभी जो हम अब बात कर रहे हैं कि वोट बेचे गए हैं या करप्शन करके वोट दिए गए हैं, तो उसकी ऑथर ने पूरी एक लिस्ट दे दी है कि ऐसा कब कब हुआ। तो ऑथर ने कहा है देखो ये सारी चीजें शुरू होती है 1993 से। 1993 में क्या हुआ था? जो सीपीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीपीएम एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ क्या लाया? नो कॉन्फिडेंस मोशन। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव में माइनॉरिटी में थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन में शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि जैसे मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, कि मान लो पार्लियामेंट में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, 100 मेंबर्स हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अब गवर्नमेंट रन करने के लिए सरकार के पास कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 50%, यानी 51 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। मान लो किसी पार्टी के पास 51 मेंबर्स हो गए, वो गवर्नमेंट रन करने लगे, लेकिन कुछ टाइम में ये रियलाइज हुआ कि भैया अब ये जो रूलिंग पार्टी है इसके पास 51 की जगह सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स बचे? 45 बचे। बाकी 6 हो सकता है रिजाइन कर गए हो या कहीं और चले गए हो, जो भी हो, मान लो उनके पास बीच में बचे 45। तो जो अपोजिशन पार्टी होगी उसको जैसी रियलाइज होगा कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास अब जो मिनिमम नंबर है ना, मेजॉरिटी मार्क है, वो नहीं है, अब वो किस में आ गई है? माइनॉरिटी में आ गई है। तो जब भी ऐसा उन्हें लगेगा तो वो क्या ले आएंगे सर? एक नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी वो कहेंगे कि भैया हमें इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनके पास मेजॉरिटी है, तो वो क्या लेके आएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपने सारे मेंबर्स को लेके आना होगा, वोटिंग दोबारा से होगी,
और उसको कंफर्म करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। ठीक है, तो दैट इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जब आपका 1993 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हो क्या रहा है सर, हो ये रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के पास उस टाइम 5 आउट ऑफ 528 कितने मेंबर्स थे, 251 थे। ठीक है ना, और गवर्नमेंट रन करने के लिए कितने चाहिए सर, 264, तो ये +1 मान लो उनको चाहिए 265 मेंबर्स चाहिए गवर्नमेंट रन करने के लिए, और उनके पास थे कितने, 251 मेंबर्स थे। लेकिन वोटिंग हुई तो वोटिंग में उनके पास कितने वोट्स आ गए, 265 वोट्स आ गए। अब सवाल ये है कि सर ये 14 जो वोट्स थे ये कहां से आ गए। ठीक है ना, ये 14 मिसिंग वोट्स कहां से आ गए, तो ये जो 14 वोट्स आए ये कहा जाता है कि इस पे करप्शन हुआ है, पीछे करप्शन की वजह से ये 14 एक्स्ट्रा वोट्स लोगों ने दूसरी पार्टी के जो थे वो उन्होंने कांग्रेस को दिए हैं। ठीक है, तो एक केस ये हुआ था वोटिंग में करप्शन का। दूसरा है सर 1996 का केस। 1996 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा उसने भी कंप्लेंट फाइल करी थी सीबीआई में कि ये जो आपका 14 एमपीज है, ठीक है, यानी 1993 केस में जो 14 एमपीज आपके हैं जो एक्स्ट्रा जिन्होंने सपोर्ट करा कांग्रेस को, जबकि वो कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं थे, तो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देखो भाई ये जो 14 एमपीज है ना, इनको पैसे दिए गए हैं 3 करोड़ रुपए ताकि ये कांग्रेस के लिए वोट करें। तो यानी पैसा लेके कांग्रेस के लिए वोट किया गया, ऐसा एलिगेशन किसने लगाया, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने। ठीक है ना, एंड फाइल्स अ कंप्लेंट विद सीबीआई, ऐसा ऑथर का कहना है। फिर 1996 की खबर है, ठीक है ना, सिरका का मतलब होता है अराउंड, मतलब इस दिन के आसपास। फिर 1996 में क्या होता है, एक जेएएम झारखंड आपका मुक्ति मोर्चा है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सूरज मंडल। ठीक है ना, सूरज मंडल जिनको एक जितने ये 14 एमपीज है ना, उनमें से एक एमपी जिनको ब्राइब दी गई थी, वो लोकसभा में एक स्टेटमेंट देते हैं, बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट था। वो कहते हैं भैया कौन सा एमपी पैसे नहीं लेता, विच एमपी डज नॉट टेक मनी, आई नो द पीपल हु हैव मेड मनी फ्रॉम द कोल एंड आयरन एक्सट्रैक्टेड, टेकन डोनेशंस मनी इन थालीज एंड गटरीज। ठीक है ना, द सीपीएम एंड एमजेएमएम टेक लिवाई फ्रॉम पीपल, यानी वो कह रहे हैं भाई कौन पैसा नहीं लेता, हमें सब पता है कि आयरन के एक्सट्रैक्शन, कोल के एक्सट्रैक्शन में लोगों ने कितना कमाया है ना, थाली और गठरी में कितना पैसा कमाया है। ठीक है ना, और पेट्रोल पंप्स के बारे में भी उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा बीजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, 2 सांड के बीच बछड़े को क्यों ला रहे हो। ठीक है ना, तो उनकी स्पीच सुनने के बाद पूरी पार्लियामेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस था, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये किस तरह की बेहुदगी और किस तरह की करप्शन से भरी बातें आप पार्लियामेंट में कर रहे हो। मतलब वो एक तो करप्शन हुआ है ना, करप्शन करने के बाद भी वो उस चीज को प्राइडली कह रहे हैं कि कौन नहीं करता। मैं जनरली आप देखोगे पॉलिटिक्स में आप किसी भी नेता पे इल्जाम लगाओ तो वो ये कहेगा वो भी तो ऐसा कर रहा है, कोई भी नेता अपनी सफाई नहीं देगा, वो उस दूसरे पे डाल देगा वो भी तो ऐसा कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। फिर उन्होंने एक 2008 के इशू का जिक्र किया गया। 2008 में क्या हुआ था, 2008 में देखो 2004 से 9 के बीच कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मेजॉरिटी में नहीं थी, मेजॉरिटी में नहीं थी, आपका लेफ्ट पार्टीज वगैरह के कोएलिशन से वो गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो 2008 में जो मनमोहन सिंह जी हैं वो एक यूएस के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे थे। तो वो न्यूक्लियर डील से जो लेफ्ट की पार्टीज थी वो खुश नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ये न्यूक्लियर डील को आगे प्रमोट करेगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी से जो हमारा सपोर्ट है वो वापस ले लेंगे। ठीक है ना, तो उसी इशू की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब ये लगा कि भाई अब कांग्रेस के पास सपोर्ट नहीं है, तो कांग्रेस ने ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी है, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस वोट कराया लोकसभा में टू सपोर्ट ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, और उन्होंने 19 वोट से उसको जीत लिया। ठीक है ना, तो उन्होंने 19 वोट से वो कॉन्फिडेंस जीत लिया। तो यहां पर भी एक आरोप लगा था कि भैया कैश फॉर वोट स्कीम हुआ है, यानी कांग्रेस जो ये सपोर्ट लेके आई है इसमें लेफ्ट पार्टीज ने उनको छोड़ दिया, उन्हें माइनॉरिटी में आ जाना चाहिए था, स्टिल जो कांग्रेस की सपोर्ट लेके आई है तो कहीं ना कहीं पैसा देके वोट दिलवाया गया है
इसीलिए जो 11 एमपीज है उनको एक्सपेल भी किया गया था, है ना। फिर बाद में इसकी जांच पड़ी तो 11 जो एमपीज थे उनको एक्सपेल भी किया गया था इस आरोप में कि उन्होंने पैसा लेके वोटिंग करी है। फिर सितंबर का बात करें, अच्छा अगर पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है, अगर पार्लियामेंट मेंबर कोई गलती भी करता है तो बाहर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट सेशन के दौरान कुछ होता है तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी उसके साथ क्या करना है, तो पार्लियामेंट की कमेटी ने उन्हें एक्सपेल करा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला भी कि भाई तुम किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो। फिर उसके बाद जो आडवाणी जी हैं उन्होंने भी बीजेपी के एक्स एमपीज को कहा, वो विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने इस चीज को लीक किया। तो ये सब मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स आपका चलती रही है। तो 2015 की बात है, अभी लेटेस्ट में देख लो, तो जो तेलंगाना के टीडीपी लीडर हैं उन्हें वीडियो पर ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया था टू ए नॉमिनेटेड एमएलए इन एक्सचेंज फॉर हिज वोट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस। मतलब एक इलेक्शंस, जो काउंसिल इलेक्शंस के इलेक्शन, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन से, तो उनका वोट खरीदने के लिए एक वीडियो उनकी स्टिंग ऑपरेशन कह लो किया गया था, जिसमें वो ब्राइब लेते पकड़े गए थे, ठीक है ना। एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें वो ब्राइब लेते पकड़े गए थे, ठीक है ना। लेकिन कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला तो हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं कि सर किस तरह से जो लीडर्स है हमारे वो करप्शन कर रहे हैं, और उनको जो एक पावर दिए हमने पार्लियामेंट में बिठा के या असेंबली में बिठा के कि भाई आप हमारे वोट का सही इस्तेमाल करो, वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं या अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपका ऑथर ने कही है, और ये भी कहा है कि ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इम्यूनिटी के बाहर कर दिया, ठीक है। Wring your hands all you want, but all three incidents highlight the deep malice that affects our political system and absence of probity at all levels of public life, alongside dishonesty and immorality. रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, है ना। तो जितना भी निचोड़ना चाहते हो निचोड़ लो, लेकिन ये जितनी भी सारे इंसिडेंट्स है ये हम साबित करें कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना ही अंदर तक घुस के गंदा हो चुका है, ठीक है ना। तो अंडर वैल्यू ऑफ पावर पॉलिटिक्स हैज बिकम मोर शैमलेस रूटन एगली। तो इस तरह की उन्होंने बातें बोली हैं फॉर द पॉलिटिक्स एंड अवर पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने सबको मिरर दिखाया, अब वक्त आ गया कि हमारे पॉलिटिशियंस रियलाइज करें कि वो एक आम इंसान है ना, और आम इंसान के लिए उन्हें काम करना चाहिए। Our netas need to desist from greed for power and power of greed, given that when an अन्नदाता becomes a सौदागर, the आम आदमी is bound to become गरीब। यानी जब अन्नदाता मतलब एक हमें खाना खिलाने वाला, जब वही बिजनेसमैन बन जाता, सौदागर मतलब बिजनेस करने वाला, तो फिर जो आम आदमी वो तो गरीब हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हेल्दी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो उस केस में ये अनहेल्दी प्रेसिडेंट सेट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरह की जो अनहेल्दी डेमोक्रेसी वाली चीजें करप्शन से रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए। तो जब तक रूल्स ऑफ द गेम फॉलो नहीं होंगे तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपका सक्सीड नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने यही उम्मीद जताई है कि भाई जो वो लोग ये यूज करते हैं कि मनी है तो पावर है, कि जो पैसे की लालच है और जो करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, उसे छोड़ के वो काम करे, ठीक है। तो देखो ज्यादातर एडिटोरियल में आप देखोगे तो उन्होंने क्या करा है, जो आपके नेता हैं उनको बुरा भला का है, ठीक है, उनकी बात सही है। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो मैंने आपका रेड में मार्क कर रहा है ना, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप चाहो तो कहीं अलग से एक जगह लिख भी सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक बार एडिटोरियल मैंने समझा दिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके थे, ठीक है सर। चलिए, तो आज ज्यादा कुछ न्यूज में था नहीं, इतना ही था, तो आज हम यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे। बाकी कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर अगर पॉसिबल हो तो इसको 20 से 25 मिनट्स में ही कंप्लीट करें। तो डियर देखो ऐसा ही होता है कि हम चाहते हैं चीजें कंसाइज से कंसाइज बने, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे कल एक एडिटोरियल भी था और लैंग्वेज से रिलेटेड एक आर्टिकल भी था, तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप कह सकते हो तो थे उसमें, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लग गया, है ना। जब ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स नहीं होते हैं तो हमें कोई शौक नहीं जबरदस्ती वीडियो को एक्सटेंड करने का, ठीक है। तो जैसे ये वीडियो आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि सिर्फ एक एडिटोरियल डिस्कस किया है और छोटी छोटी 2-3 आपकी न्यूज डिस्कस की, ठीक है। बस आज इतना ही कुछ न्यूज में था।
बाकी जैसे डिपेंड करता है, कल अगर ज़्यादा कंटेंट आ गया तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फैक्ट हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए सर, तो इसके साथ आपसे अलविदा लेंगे। अगर ये आपको एनालिसिस से फ़ायदा हो रहा है, आप इससे सीख रहे हैं, तो ये अपने कलीग्स तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए सर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक है, वहां जाकर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।